Hello my dear student, a very good morning and always welcome in Oasis. Okay, तो आमने सामने तो नहीं मिल रहे हैं, YouTube के थ्रू मिल रहे हैं, तो वेलकम इन YouTube चैनल ऑफ ओएसिस एजुकेशन. ओके, तो अभी तक के सेशन आपको बोर्स इक्वेशंस के समझ में आ गए हैं. आई होप कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो. तो फिर आज का भी सेशन डिले नहीं करते हैं और उसको स्टार्ट कर देते हैं. तो कॉपी पेन निकालिए और नोट डाउन करना स्टार्ट कर लीजिए. और स्टूडेंट, मुझे आप लोगों से एक प्रॉब्लम है कि आप लोग डाउट्स नहीं पूछ रहे हो. होमवर्क दिया जा रहा है आपको, होमवर्क करते टाइम आपको कोई डिफ़िकल्टीज नहीं आ रही है, मतलब तो आप बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो. सिर्फ हार्डली 5 to 10 स्टूडेंट ही मुझे मैसेज करके पूछते हैं कि मैम ये क्या डाउट है, वो क्या डाउट है. क्या आपको पूरा कंप्लीट समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और लेकिन नहीं आ रहा है और आप नहीं पूछ रहे हो तो ये बहुत गलत बात है स्टूडेंट, क्योंकि आपका लॉस है इसमें. तो मुझे आप पूछिए जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. और व्यूज़ भी बहुत कम देख रहे हैं, मतलब आप लोग वीडियोस भी नहीं देखते हो क्या? कोई भी सब्जेक्ट के मैं चेक करती रहती हूँ, कोई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हो? हाँ, घर पे बैठे हो तो आपका मेन मोटो है पढ़ाई, आपको वो करना ही है. ओके, तो चलो फिर हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे. तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बोर्स वाले, इसमें हमने बहुत सारे डेरिवेशन सॉल्व किए थे. अब बच्चों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आपको जो डेरिवेशंस मैंने बना के दिए वो यूज़ नहीं आने वाले. उसमें जो फॉर्मूला आया एट लास्ट पूरा कैलकुलेशन करने के बाद, वो फॉर्मूलेज जो है वो फॉर्मूलेज आपको यूज़ होने वाले हैं स्टूडेंट. बेसिकली वो फॉर्मूला ही आपको यूज़ होने वाला है. ओके, तो अब बढ़ते हैं आगे. यहाँ पे आपने देखा है कि मैंने एक टर्म लिख के रखी है, दैट इज़ एक्साइटेशंस ऑफ एनर्जी. तो आपको पता है एक्साइटेशंस ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है, बट आपकी किताब में दिया है तो मुझे समझाना मेरा फ़र्ज़ बनता है. तो एक्साइटेशंस ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एक्साइट होके लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जब जाता है, विच इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी. अब बच्चों, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, शेल. अब बच्चों देखो, शेल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ नहीं रहता न्यूक्लियस के अराउंड में. वो कौन बनाता है? वो इलेक्ट्रॉन्स बनाता है. जब इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर जाते हैं और जब वो रोटेट होते हैं, तो रोटेट होने के बाद ही बच्चों शेल का फॉर्मेशन होता है. शेल पहले से फॉर्म नहीं है. ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू इन्फिनिटी शेल्स है ऑलरेडी और फिर इलेक्ट्रॉन उसमें जाके रोटेट होता है. नहीं, इलेक्ट्रॉन जब रोटेट होता है तो ऑटोमेटिकली वो शेल बन जाता है. ओके, तो एक्साइटेशंस ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं. क्या हो जाएगी उसकी डेफिनेशन? द एनर्जी नीडेड टू गेट excited from lower orbit to the higher orbit of electron, which is called as excitations of energy. आपको यहाँ पे एक्साइटेशन बहुत वाली टर्म्स है, बहुत बार हम लोगों ने ये टर्म को देखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई है. दो बाकी के जो दो है उसको हम देखेंगे अच्छे से. ठीक है, एक्साइटेशंस ऑफ एनर्जी का मीनिंग आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन absorb energy, electron absorb energy and get excited, travel in lower orbit to the higher orbit called as एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी. ओके, बहुत बड़ी बात नहीं है. अब देखो, आपको समझना है कि आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी का मीनिंग क्या है. आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? आयोनाइजेशन मीन्स द एनर्जी minimum required to get atom ionized, which is called as आयोनाइजेशन. डेफिनेशन से तो मैडम कुछ भी पढ़ने नहीं पड़ा. अब देखो,
अब देखो कि क्या है एक्चुअली आयोनाइजेशन। यहाँ देखो स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स रोटेट होते हैं, ठीक है। अब मानो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, और ये जो सेकंड वाला शेल है यहाँ पे मानो 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अब मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। क्या करना है? मुझे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है और उसको मे बी हायर ऑर्बिट में मुझे भेजना है, ठीक है। अब मैंने जो हायर ऑर्बिट सिलेक्ट किया, मानो इन्फिनिटी पे मुझे उसको भेजना है। तो आपको फॉर्मूला पता है कि एनर्जी कैलकुलेशंस का हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, वो क्या निकल के आता है एनर्जी कैलकुलेशंस के लिए? -13.6 Z² अपॉन n²। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है जब हम एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। अब हम किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो यहाँ पे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी और N की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे 13.6 ही आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पे हम Z की वैल्यू क्या पुट करेंगे? हम Z की जगह पे डालने वाले हैं 1, Z की जगह पे 1 और N की जगह पे इन्फिनिटी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो क्या आ जाएंगी बच्चों? 0 आ जाएगी। अब वो इस ऑर्बिट में था और हमको उसको इन्फिनिटी वाले ऑर्बिट में भेजना है। अब हमने इसके पहले एक डायग्राम निकाली थी कि हर एक शेल के लिए एनर्जी कितनी होती है, ठीक है। ये वाली डायग्राम हमने देखी थी कि हर शेल के लिए एनर्जी हमारी कितनी निकल के आती है। तो बच्चों चेंज इन एनर्जी हम क्या लेंगे? हायर ऑर्बिट माइनस लोअर ऑर्बिट। तो ये हमारा हायर हो गया, मतलब इन्फिनिटी माइनस लोअर। तो इन्फिनिटी हमारी 0 है, माइनस और लोअर का कितना है? 13.6। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कैलकुलेट किया था, फिर से करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? प्लस। मतलब इसको कितना आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी लगेगा? +13.6। ये ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट में जब था तो n = वैल्यू 1 थी। जब ये ग्राउंड स्टेट में था तब उसकी एनर्जी -13.6 थी, लेकिन मुझे इन्फिनिटी में भेजना है तो उसके लिए हमको कितना लगेगा? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी। मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू गेट एटम आयोनाइज्ड, विच इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। बहुत छोटी सी टर्म है, कुछ नहीं बच्चों। जैसे न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन को हमको दोनों को सेपरेट करना है विथ लार्ज डिस्टेंस, विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को अगर हमको लार्ज डिफरेंस के साथ सेपरेट करना है तो विच इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। अब अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करें स्टूडेंट, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। अगर हम ग्राउंड स्टेट की अगर बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राउंड स्टेट में n = 1 है, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये किसकी एनर्जी है? जो शेल ग्राउंड स्टेट में है। तो कुछ नहीं, छोटी छोटी टर्म्स थी। इसके बाद हमको जो पढ़ना है विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो हेडिंग लगा देते हैं। बहुत रेड पेन यूज़ हो गया, अभी थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज़ करते हैं। अभी हमको पर्टिकुलरली जो पढ़ना है दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा। हमको पढ़ना है एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ओके। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आ जाती है बच्चों लाइट की। यहाँ पे बेसिकली जो है हमको पढ़ना है लाइट के बारे में। अब लाइट के बारे में आपको पता है कि लाइट के पार्टिकल्स को बोला जाता है फोटोन। लाइट का जो पार्टिकल है उसको कहा जाता है स्टूडेंट। हाँ तो बच्चों हम लोग थोड़ा सा लाइट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैंने लिया वाइट लाइट, मैंने लिया वाइट लाइट,
ठीक है। अब ये वाइट लाइट मैंने छोड़ी प्रिज्म के ऊपर, दैट इज आवर प्रिज्म। तो क्या होगा, ये लाइट यहाँ जाके स्प्लिट हो जाती है और हमको नंबर ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, मतलब विजिबल लाइट हमको मिल जाती है। और जिसको हम कहते हैं वेबग्योर, मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये हमको यहाँ से मिल जाता है। अब ये जो कलर है स्टूडेंट, ये हमको दिखाई देते हैं, आपने भी देखे हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में आते हैं और इनकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, विच इज वेवलेंथ। ठीक है, इतने बीच में आने वाले लाइट हमको दिखाई पड़ते हैं। मतलब स्टूडेंट, एटॉमिक स्पेक्ट्रा का मीनिंग क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट ओके, प्लस व्हाट, प्लस कि उसमें हम किसके ऊपर डाल रहे हैं वाइट लाइट? एटम के ऊपर, मॉलिक्यूल्स के ऊपर, आयंस के ऊपर। तो हमको मिल रहा है विजिबल स्पेक्ट्रा, या तो बोल सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, विच इज कॉल्ड एज विजिबल स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ये पढ़ने के लिए इसका थोड़ा सा स्टडी हमको ज़रूरी था। अब जो हमको पढ़ना है दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा, हमको पढ़ना है। यहाँ पे देखो, अब हेडिंग लगाते हैं एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा आपको पता चल गया कि व्हाट इज मीन बाय स्पेक्ट्रा। ओके, स्पेक्ट्रा इज अ विजिबल लाइट। ओके, तो यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, आपको भी हो रहा होगा शायद, तो थोड़ा सा 2 मिनट में हम फिर से मिलने वाले हैं। हाँ, तो स्टूडेंट, हमने यहाँ पे हेडिंग लगा दिया है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ स्पेक्ट्रम। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड हो जाता है तो वो क्या करता है, जब उसके ऊपर लाइट गिरता है तो लाइट से गिरने वाली जो एनर्जी है उसको वो एब्जॉर्ब करता है और वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला जाता है। और हायर ऑर्बिट में वो कुछ टाइम पीरियड में वहाँ रहता है और देन वो फिर से अपने वाला जो स्टेट है उसमें वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो हमको पर्टिकुलरली यहाँ पे वही देखना है कि यहाँ पे देखो, जैसे कि हमने फोटोन छोड़ा, ठीक है, फोटोन छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि जो उसकी एनर्जी लेवल है, मानो कि N1 है, तो N1 से वो हायर ऑर्बिट में चला गया, मानो वो N4 में चला गया। ठीक है, अब जो फोटोन हमने छोड़ा स्टूडेंट, हमको उसकी एनर्जी, मान लो कि उसकी जो एनर्जी है उसको हम ले लेते हैं 12.75, इसकी जो एनर्जी है। तो मैंने यहाँ पे 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से N1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके ऊपर एनर्जी छोड़ी। अब N1 में जो प्रेजेंट है उसकी एनर्जी हमको ऑलरेडी पता है, दैट इज हाउ मच, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब अगर हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो कितना आएगा, लगभग 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 0.85। और ये हमने जब एनर्जी स्पेक्ट्रम की डायग्राम देखी थी तब हमने देखा था कि E1, E2, E3, E4 के लिए कितनी एनर्जी बढ़ती जाती है। ठीक है, अब ये जो हमारा कैलकुलेशन आया तो उसको
E4 में, ये हमारा क्या है, E4 है, ये E1 है, तो यहाँ जाने के लिए उसको इतनी एनर्जी लगी। मतलब स्टूडेंट जब वो N1 पे था तो वो डायरेक्ट कहाँ चला गया, N = 4 में चला गया। मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम, वो हमको कैसा मिला, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम, सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम। ये कब, जब उसने फोटॉन से मिलने वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, इट विल गेट एक्साइटेड एंड इट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू द हायर ऑर्बिट। लेकिन जब वो लोअर से हायर में गया स्टूडेंट, तो उसको सिंगल लाइन स्पेक्ट्रम मिला। अब वो लोअर से हायर में तो चला गया, वहाँ पे कुछ सेकंड के लिए रुक गया, 10⁻⁻8 सेकंड उसका जो टाइम है वहाँ पे, मानो कि 10⁻⁸ सेकंड टाइम के लिए वो वहाँ पे रुक गया, लेकिन उसको अपने पोजीशन में तो रिटर्न आना ही है। मतलब वो क्या करेगा, रिटर्न आने के लिए जो एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की थी उसको वो रिलीज कर देगा, उसको वो इमिट कर देगा, उसको वो इमिट कर देगा, और इमिट करने के बाद वो अपने ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न आ जाएगा। तो जब स्टूडेंट वो ग्राउंड स्टेट पे रिटर्न आएगा, तब उसके आने के जो रास्ते हैं उसको हमको पर्टिकुलरली देखना है। उसके जो आने के रास्ते हैं उसको हमको पर्टिकुलरली देखना है, ठीक है। अब वो N1 में था, एक्साइटेड होके 4 में गया, तो वो 4 से डायरेक्ट 1 में आएगा, या तो 4 से 3 में आएगा, या तो 4 से 2 में आएगा, या तो 4 से 3 में आएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जब वो 3 में आ जाएगा तो 3 से फिर नीचे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, या 3 से सिर्फ 2 में आ सकता है, ठीक है। या तो वो 4 से 2 में आ सकता है और 2 से डायरेक्ट नीचे आ सकता है। मतलब स्टूडेंट यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी है आने की, कि वो 4 से 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में, देन 3 से 2 में और 1 में, देन 2 से 1 में। हाउ मच, 3 2 5 प्लस 6, मतलब 6 पॉसिबिलिटी है उसकी वापस आने की। इतने रास्ते से वो ऑर्बिट में वापस आ सकता है स्टूडेंट, ठीक है। यही हमको एक्चुअली आज देखना था कि जाने के लिए एक्साइटेड होके तो उसके पास लाइन स्पेक्ट्रम सिर्फ सिंगल लाइन है, लेकिन आने के लिए बहुत सारे रास्ते उस इलेक्ट्रॉन के पास प्रेजेंट है स्टूडेंट। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप फट से इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ गई कि उसके पास 6 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की हम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात अगर मैं कर रही हूँ, ये आपको विजिबल है, ये पोर्शन आपको दिख रहा है। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको ये पोर्शन दिख रहा है क्या। हाँ, यस, आपको दिख रहा है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, यहाँ क्या हो रहा है, 6 पॉसिबिलिटी उसके पास है। अब थोड़ी सी बात हम वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की करते हैं। अब यहाँ देखो, अगर इलेक्ट्रॉन 4 से डायरेक्ट 1 में आना चाहता है, ये नंबर है, ये शेल है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 1 में आना चाहता है तो क्या होगा, उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन मैक्सिमम हो जाएंगी। मतलब उसको ज़्यादा फोटोन को इमिट करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा एनर्जी को इमिट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो, जैसे 4 से डायरेक्ट 1 में आता है, डायरेक्ट आ गया मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन को रिलीज करना पड़ेगा, इमिट करना पड़ेगा, ओके। मतलब 4 से अगर डायरेक्ट वो 1 में आना चाहता है तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम।
और आपको एक रिलेशन पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो वेवलेंथ तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो देन क्या हो जाएगा, देन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज मिनिमम। मिनिमम क्या हो जाएगा कि अगर उसको 4 से डायरेक्ट 1 में आना है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा उसको इमिट करने पड़ेंगे, मतलब इमिशन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी लेकिन वेवलेंथ कम रहेगी। अब बात करते हैं अगर उसको 4 से 3 में आना है बच्चों, अब उसको 4 से 3 में सिर्फ एक ही स्टेप नीचे आना है। 4 से उसको 3 में आना है, एक ही स्टेप नीचे आना है, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मिनिमम। देन द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो गई तो वेवलेंथ की वैल्यू तो बच्चों मैक्सिमम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, मैक्सिमम। अब एक छोटा सा फॉर्मूला हम देख लेते हैं जिसका यूज आपको होने वाला है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ आपको विजिबल है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये हो गया। अभी हमको लाइन स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मुझे लाइन स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट स्टेप में अगर n इज इक्वल्स टू मैंने n ले लिया और n इज इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, तो नंबर ऑफ लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम क्या हो जाएगा, देखो n इज इक्वल्स टू n लिया क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ शेल्स हो सकते हैं, और n इज इक्वल्स टू मैंने 1 ले लिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइन इन इमिशन स्पेक्ट्रम कितने हो सकते हैं, n माइनस ऑफ 1 इंटू n डिवाइडेड बाय 2, एक ये कंडीशन हो सकती है। और अगर मैंने n इज इक्वल्स टू n1 लिया और n इज इक्वल्स टू मैंने n2 लिया, तो n की जगह पे n1 लिया और n की जगह पे n2 लिया, तो नंबर ऑफ लाइन्स इन स्पेक्ट्रम कितने हो सकते हैं स्टूडेंट, n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2. तो that is the simplest way you have to calculate a line emission. मतलब आपको कोई भी शेल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जा रहा है या इमिट करके वापस आ रहा है, अगर आपको बोला कि यू हैव टू कैलकुलेट अ लाइन स्पेक्ट्रम, तो दैट इज द फॉर्मूला यू हैव टू यूज। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन दी है कि n इज इक्वल्स टू n है और n इज इक्वल्स टू 1 है, और अगर जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, बढ़ते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो भी थोड़ा सा चेंज होते हुए जाता है। सिर्फ एब्जॉर्प्शन और इमिशन में दो एक ही डिफरेंस है कि एब्जॉर्प्शन करते टाइम क्या होगा, वो फट से एब्जॉर्ब करेगा और लोअर से हायर में चला जाएगा, कहीं पे भी स्टॉप नहीं लगाएगा। जैसे कि मुझे बहुत घर की याद आ रही है तो मैं फट से गाड़ी में बैठूंगी और सीधा नागपुर चली जाऊंगी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वापस आना है तो यार ठीक है ना, मैं मिलके तो आ गई हूँ घर वालों से, आप क्या पहुँचेंगे यार भंडारा, तो थोड़ा स्टॉप ले लेके चलते हैं, तो मैं शायद आके वो रबड़ी वाले के पास रुक के थोड़ा सा रबड़ी वबड़ी खा लूँ एंड देन मैं रिटर्न आ जाऊँ, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का भी है। ये वाली जो डायग्राम मैंने यहाँ पे निकाली है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट, ये आपको हेल्पफुल है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग अ न्यूमेरिकल स्टूडेंट। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का लेक्चर्स जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसके बाद जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो ये वाली टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और सेम फिर से वापस मिलते हैं हम कल।